नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मुग़ल वंश के बारे में। आज हम लोग मुग़ल वंश के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि मुग़ल वंश का जो इतिहास है वो 1526 से लेकर के 1707 और 1707 से लेकर 1857। हम मुग़ल वंश को दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। 1526 से लेकर 1707 यानी कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से लेकर औरंगजेब तक का शासनकाल जो था वो 1526 से लेकर 1707 तक का जो समय था वो मजबूत मुगल शासकों का था, जिसमें जहीरुद्दीन बाबर से लेकर औरंगजेब तक के शासक आते हैं। 1707 से लेकर 1857 के काल को उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। इस समय के जो शासक थे वो उतने शक्तिशाली नहीं थे, उतने मजबूत नहीं थे, तो इस काल को हम लोग उत्तर मुगल काल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार मुगल वंश को हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला काल क्या है? 1526 से लेकर 1707 और 1707 से लेकर 1857। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं मुगल वंश। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से बाबर ने मध्य एशिया से आकर के भारत पर विजय प्राप्त करता है और किस तरीके से भारत में एक बड़े मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक सामान्य परिचय कर लेते हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कौन था। तो बाबर जो कि मुगल वंश का क्या था? संस्थापक। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? बाबर का जन्म हुआ था ट्रांसक्सेना की रियासत फरगना में। कहाँ पर हुआ था? ट्रांसक्सेना यानी जो कि एक मध्य एशिया का एक स्थान है, जहाँ की एक छोटी सी रियासत फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। वर्तमान में फरगना कहाँ है? वर्तमान में फरगना उज्बेकिस्तान में है। बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी सन 1483 को। कब हुआ था? 14 फरवरी सन 1483 को। बाबर के पिता का नाम क्या था? बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा, जो कि किसका वंशज था? तैमूर का वंशज था। और जो तैमूर कौन था? तैमूर एक तुर्क शासक था। ठीक है, अब बात करते हैं बाबर की माता की। बाबर की माता का नाम क्या था? बाबर की माता का नाम था कुतुलुक निगार खानम। क्या नाम था? कुतुलुक निगार खानम। क्या नाम था? कुतुलुक निगार खानम, जो किसकी वंशज थी? जो कि चंगेज खान। चंगेज खान कौन था? जो कि एक मंगोल शासक था। चंगेज खान यानी कि मंगोल की वंशज थे। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि बाबर तैमूर और चंगेज खान यानी कि तुर्क और मंगोल दोनों का ही क्या था? वंशज था। हालांकि बाबर अपने आप को तैमूर का वंशज होने में अधिक गर्व महसूस करता था। बाबर अपने आप को तैमूर का वंशज होने पर अधिक गर्व महसूस करता था, इसलिए जितने भी बाद के मुगल शासक हुए वो अपने आप को तैमूरिया कहलवाना अधिक पसंद करते थे। अब हम लोग बात करेंगे कि ये तो हो गया बाबर का सामान्य परिचय। अब बाबर का इस प्रकार से शासक बनता है। बाबर के पिता की मृत्यु सन 1494 में हो जाती है। कब होती है? बाबर के पिता की मृत्यु सन 1494 में हो जाती है और सन 1494 में ही बाबर फरगना का शासक बन जाता है। बाबर फरगना का शासक कब बनता है? सन 1494 में। कब? सन 1494 में। सन 1494 में बाबर फरगना का शासक बन जाता है। कब बनता है? जब उसके पिता उमर शेख मिर्जा की सन 1494 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बाबर फरगना का शासक बन जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि शासक बनने के बाद बाबर को किन किन कठिनाइयों का, किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाबर के जीवन के प्रारंभिक संघर्ष। तो 1494 में बाबर के शासक बनने के बाद सर्वप्रथम बाबर 1496 में सर्वप्रथम किस पर आक्रमण करता है? बाबर समरकंद पर आक्रमण करता है। कब करता है? 1496 में। हालांकि वो इस आक्रमण में सफल नहीं रहता है और वो समरकंद को नहीं जीत पाता है, लेकिन बाबर हार नहीं मानता है और पुनः सन 1497 में पुनः समरकंद पर बाबर आक्रमण करता है। हालांकि इस बार वो सफल हो जाता है और वो समरकंद को जीत लेता है, लेकिन बाबर यहाँ 11 दिनों तक स्थायी नियंत्रण स्थापित नहीं रख पाता है और बाबर के हाथ से समरकंद निकल जाता है। ठीक है, हालांकि बाबर बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। वो समरकंद को हर हाल में जीतना ही चाहता था।
आखिर समरकंद को बाबर क्यों जीतना चाहता था, उसके पीछे एक कहानी ये बताई जाती है कि चूंकि समरकंद कभी तैमूर की राजधानी रही थी और चूंकि बाबर तैमूर को अपना पूर्वज समझता था और जाहिर सी बात है जब इसलिए बाबर उस पर अपना पैतृक अधिकार समझता था, इसलिए बाबर समरकंद को जीतना चाहता था। इसी उद्देश्य के साथ बाबर ने सन 1501 में बाबर पुनः समरकंद का अभियान करता है और इस बार पुनः समरकंद को जीत लेता है, लेकिन इस बार भी वो ज़्यादा दिन तक स्थायी शासन नहीं बना पाता है और मात्र 8 माह ही वहाँ पर शासन कर पाता है और पुनः बाबर को वहाँ से भागना पड़ता है, समरकंद से पुनः बाबर को भागना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जब बाबर समरकंद की तरफ सफल नहीं होता है तो बाबर समरकंद की तरफ अपने अभियान को छोड़ करके बाबर अगला अभियान काबुल की तरफ करता है। ठीक है, 1504 में बाबर काबुल पर अभियान करता है और काबुल पर अभियान के साथ ही बाबर गजनी को भी जीत लेता है। तो बाबर काबुल को कब जीतता है? बाबर काबुल को सन 1504 में जीतता है और काबुल विजय के साथ ही बाबर गजनी को भी जीत लेता है। काबुल विजय के बाद बाबर 1507 में बादशाह की उपाधि धारण करता है। तो बाबर प्रथम बादशाह था जिसने अपने पैतृक उपाधि मिर्जा को त्याग करके बादशाह की उपाधि को धारण किया था। हालांकि इससे पहले बाबर के जो पूर्वज थे वो मिर्जा की उपाधि धारण करते थे, लेकिन बाबर पहला ऐसा बादशाह था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी। बाबर ने बादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में धारण की थी। ठीक है, उसके बाद एक बार पुनः बाबर फिर से समरकंद की तरफ अपना अभियान करता है सन 1511 ईस्वी में। हालांकि वही बात फिर से बाबर समरकंद को नहीं जीत पाता है और बाबर को समरकंद जीत तो लेता है लेकिन वहाँ स्थायी नियंत्रण नहीं रख पाता है और बाबर को अंततः फिर समरकंद से भागना पड़ता है। इस प्रकार जब बाबर को लगता है कि वो समरकंद को नहीं जीत पाएगा या इसको जब बाबर मध्य एशिया व समरकंद में असफल हो जाता है, बाबर जब मध्य एशिया और समरकंद में असफल हो जाता है तो बाबर अपना अभियान भारत की ओर करता है। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि जिस समय बाबर ने भारत पर आक्रमण किया या बाबर भारत की तरफ आक्रमण करने के लिए आया उस समय भारत की राजनीतिक परिस्थितियाँ किस तरीके की थी, भारत में किस तरीके की राज्य थे, किस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था थी, किस तरीके का संगठन था, इन सब बातों को हम लोग देखते हैं। जिस समय बाबर भारत पर आक्रमण करने के लिए आया उस समय भारत अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। सभी राज्य एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे, हिंदू हिंदू से लड़ रहे थे, हिंदू मुसलमान से, मुसलमान सभी राज्य एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। यह सबसे अच्छा मौका होता है किसी भी विदेशी शासक के आक्रमण के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक राजनीतिक सत्ता नहीं थी, राजनीतिक सत्ता में कोई भी एकता नहीं थी, सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत में 5 मुस्लिम राज्यों और 2 हिंदू राज्यों का वर्णन किया है। बाबर के हिसाब से मालवा, गुजरात, बहमनी, बंगाल व दिल्ली यहाँ पर मुस्लिम शासक शासन कर रहे थे। उसके साथ साथ में 2 हिंदू राज्यों का भी वर्णन बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में करता है। बाबर की आत्मकथा का नाम था बाबरनामा, जिसमें बाबर 2 हिंदू राज्यों और 5 मुस्लिम राज्यों का वर्णन करता है, जिसमें बाबर विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को उस समय सबसे शक्तिशाली शासक बताता है। इस प्रकार जिस समय बाबर भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है उस समय भारत की राजनीतिक परिस्थिति इस प्रकार से थी, जो कि किसी भी बाहरी आक्रमणकारी के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियाँ थीं। अब हम लोग बात करेंगे कि बाबर के भारत पर प्रारंभिक आक्रमण। बाबर के भारत पर प्रारंभिक आक्रमण कौन कौन से थे? बाबर ने 1519 से लेकर 1524 तक भारत पर 4 आक्रमण किए थे। कितने आक्रमण किए थे? 4। 1519 से लेकर 1524-25 तक बाबर ने भारत पर 4 आक्रमण किए थे। बाबर ने सबसे पहले भारत पर जो आक्रमण किया था वो बाजौर नामक स्थान पर किया था, जो कि उस समय के हिसाब से तत्कालीन पंजाब में वो जगह पड़ती है। तो बाबर का पहला आक्रमण बाजौर पर किया और बाजौर पर आक्रमण के साथ ही बाबर ने भेरा नामक किले को भी जीत लिया था। कहा जाता है कि ये पहला युद्ध था जिसमें पहली बार तोपखाने का प्रयोग हुआ था, या ऐसा कह सकते हैं तोपखाना यानी कि बारूद का इस्तेमाल
बाबर एवं हेरा के किले को जीतने में बाबर ने सर्वप्रथम तोपखाने या बारूद का इस्तेमाल किया था। उसके बाद बाबर ने बाजौर एवं भेड़ा के आसपास ही स्थित छोटे छोटे क्षेत्रों को जीता, जिसमें पेशावर, सियालकोट, लाहौर एवं दीपालपुर, इन सभी क्षेत्रों को बाबर ने धीरे धीरे करके 1519 से लेकर 1524 तक 4 युद्ध करने के पश्चात इन छोटे छोटे क्षेत्रों को जीतकर भारत में प्रवेश करता है। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि बाबर किस तरीके से बाबर पानीपत के युद्ध में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हरा करके किस तरीके से मुगल सत्ता की स्थापना भारत में करता है। ठीक है।